आप सभी को नमस्कार। देखिए, कल हमने आपको एक वीडियो देखी पार्ट 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका जो है उसमें हमने आपको कुछ बेसिक बताया था। इसके बाद उसमें हमने कल सेल भी पढ़े थे। तो देखिए, सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कल कि सेल जो है आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, इसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नंबर 1 क्या पढ़ा था, विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या पढ़ा था कि वह सेल जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, क्या विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा। अब देखिए, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित करता है, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी, या अन्य बैटरियां। देखिए, इसको समझिए, इसका देखिए एक प्रैक्टिकल देखिए होता है कि इसको हमने क्या किया, एक पात्र लिया कांच का, जिसमें क्या किया हमने, क्या किया, मान लो इसमें कोई लवण ले लिया, क्या ले लिया, NaCl का लवण ले लिया। क्या किया हमने, इसमें एक NaCl का लवण लिया और इसमें हमने 2 छड़ डाल दी। किसी भी धातु की हो सकती है, मान लो एक ये हमने एक छड़ ये ले ली, दूसरी ये हो गई। इन दोनों को क्या किया हमने, अलग अलग धातुओं की 2 छड़, एक वायर दोनों तारों से जोड़ के एक बैटरी से जोड़ दिया। क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। क्योंकि एक बैटरी से जोड़ दिया। तो देखिए, जब आपको इसको बैटरी से जोड़ोगे तो क्या होगा कि आपका जो बैटरी से जोड़ने के बाद इसमें ये एक इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये, मान लो इस इलेक्ट्रोड पे कुछ बुलबुले से उत्पन्न होंगे, तो इस इलेक्ट्रोड कोई परत बनाएगा या इसका कोई कलर चेंज होगा। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए आपकी और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इसको आप घर पे कर सकते हो। ठीक, क्या वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित करता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो यहां से इस प्रकार आप समझ सकते हैं। देखिए, आपने क्या किया, सबसे पहले एक पात्र लिया कांच का, फिर क्या किया, जिसमें 2 छड़ों को डाला और इसमें आपने क्या NaCl का एक कल बताया था क्या विद्युत अपघट्य का विलयन लिया। फिर इन दोनों छड़ों को एक तार से जोड़कर बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी से जोड़ने के बाद क्या किया, करंट प्रवाहित किया। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका NaCl है वो अपने आयनों में आयनित हो जाएगा। अपने आयनों में आयनित होने पर क्या होगा, ये जो आयन होंगे वो क्या होंगे, अपने विपरीत, जैसे Na और Cl, तो Na इधर और Cl इधर गति करेंगे। ठीक, जिससे क्या होगा कि आपका जो
पॉजिटिव आवेश होगा एनोड, उस पर ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी, और जो नेगेटिव आयन होगा कैथोड, उस पर कैसी होगी, अपचयन अपक्रिया होगी। अब इसमें जिन बच्चों को ऑक्सीकरण अपक्रिया नहीं पता, अपचयन अपक्रिया नहीं पता, तो उनके लिए भी देखिए अभी बताएंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया कैसे बनती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चैप्टर 11th क्लास ऑक्सीकरण अपचयन में पढ़ा होगा आपने। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखिए हमने क्या बताया अभी, इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, विद्युत सेल की कार्यविधि क्या होता है। देखिए कि जब एक कांच के पात्र में, क्या, जब एक कांच के पात्र में, ये आपका क्या एक कांच का पात्र हो गया, एक कांच के पात्र में विद्युत अपघट्य का विलयन, NaCl क्या एक विद्युत अपघट्य, क्यों, क्योंकि ये अपने आयनों में आयनित हो जाएगा। इसमें एक कांच का पात्र हो जिसमें विद्युत अपघट्य का विलयन लेकर क्या किया जाता है, विलयन लेते हैं और फिर इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं या 2 छड़ डाल देते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनमें से एक एनोड के रूप में कार्य करता है और दूसरा कैथोड के रूप में कार्य करता है। ठीक, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक बैटरी से जोड़कर करंट प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत अपघट्य का विलयन अपने आयनों में आयनित हो जाता है, जिससे क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। इसे ही विद्युत अपघटन सेल की कार्यविधि कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए लिखिए क्या बोला मैंने, कि इसमें एक कांच का पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ होता है और इसमें 2 छड़ लगी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनमें से एक छड़ एनोड और दूसरी छड़ कैथोड के रूप में कार्य करती है। इन दोनों छड़ों को एक तार से जोड़कर बैटरी से जोड़ दिया जाता है, फिर इसमें करंट प्रवाहित किया जाता है। तो बैटरी से जोड़ने पर करंट प्रवाहित होता है, तो क्या होता है, इसमें विद्युत अपघट्य का विलयन अपने आयनों में आयनित हो जाता है, जिससे क्या होता है, कैथोड पर अपचयन और एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कैथोड पर अपचयन और एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। यही विद्युत अपघटन सेल की कार्यविधि। देखिए किस प्रकार से, कि देखिए मान लो इसको आपने क्या किया, ये NaCl आयनों में आयनित हो गया, और जैसे एनोड है, एनोड पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव, तो यहाँ कौन आएगा, क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करेगा, Cl2 में मुक्त हो जाएगा, Cl2 में मुक्त हो जाएगा। तो देखिए अभी ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया यही समझ लो, जो आवेश है ये कितना है, -1, और यहाँ कितना आवेश है, 0। यानी किसी परमाणु पर यदि कोई चार्ज नहीं है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, और चार्ज है तो वही आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो -0 से क्या हो रही है, -1 से 0 हो रही है, तो इसको कहते हैं वृद्धि होना। और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ से देखिए वृद्धि हो रही है, तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। इसी प्रकार देखिए अब आपका Cl आयन बचा, Cl आयन यहाँ गया। अब देखिए सोडियम आयन कहाँ जाएगा, कैथोड पर। अब कैथोड पर जाएगा तो देखिए क्या होता है, कैथोड पर जाएगा कौन, Na आयन, और Na आयन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na में क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अब देखिए Na में मुक्त हो गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए इस पर आवेश प्लस है और इस पर 0, +1 से 0 हो रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ से इतनी बात समझ में आई, क्या होता है, इस सेल के अंदर ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन कैथोड पर अभिक्रिया होती है। इतनी बात समझ में आया। तो यहाँ से इसकी परिभाषा लिख लोगे आप। ठीक, विद्युत अपघटन सेल। इतनी बात समझ में आई, क्या बोला मैंने। अब देखिए इसके बाद देखिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए ये था, इसमें हमने लवण लिया था ZnCl2 का, क्या किया हमने जिंक क्लोराइड के विलयन में क्या किया, करंट प्रवाहित किया। तो जिंक क्लोराइड के विलयन में क्या किया, करंट प्रवाहित किया, तो ZnCl2 क्या होगा, अपने आयनों में आयनित हो जाएगा, Zn आयन और Cl आयन में। ठीक, जिंक क्लोराइड क्या होगा, जिंक आयन और क्लोरीन आयन में आयनित हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए
यहाँ से Zn आयन कहाँ जाएगा, कैथोड पर, अभी हमने पढ़ा, तो कैथोड पर जाएगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रेड करके क्या करेगा, Zn में मुक्त हो जाएगा। अभी हमने देखिए यहाँ पर चार्ज देखिए 2 है, यहाँ 0 है, तो क्या हो गया, कमी हो गई तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन। तो कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन। इसी प्रकार देखिए Cl आयन कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा Cl आयन, किसमें, Cl2 में परिवर्तित हो जाएगा, कब, इलेक्ट्रॉन त्याग कर। तो यहाँ पर देखिए माइनस से 1 चार्ज है, यहाँ 0 है, माइनस के 1 चार्ज है, यहाँ 0 है, तो देखिए क्या हो गया, वृद्धि हो गई, 0 -1 से 0, तो वृद्धि, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने पर कौन सी, किस पे हो रही है, एनोड पर। तो इतनी बात समझ में आई। क्या बोला मैंने, देखिए कि जब जिंक क्लोराइड के विलयन में करंट प्रवाहित किया जाता है, जब जिंक क्लोराइड के विलयन में करंट प्रवाहित किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड अपने आयनों में आयनित हो जाता है, जिंक आयन और क्लोरीन आयन में। क्या बोला कि जब जिंक क्लोराइड के विलयन में करंट प्रवाहित किया जाता है, तो जिंक आयन और क्लोरीन आयन में आयनित हो जाता है, जिससे प्राप्त जिंक आयन कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Zn में अपचयित हो जाते हैं, और शेष क्लोरीन आयन एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl2 में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस प्रकार कैथोड पर अपचयन और एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, तो हमने देखिए विद्युत अपनी सेल पढ़ा, विद्युत अपनी सेल के अंदर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, तो किस प्रकार उसके एक प्रैक्टिकल देखा छोटा सा, इसके बाद हमने उसकी कार्यविधि समझी और उसके बाद उसका एग्जांपल। अब हमारा सेल आता है सेल नंबर 2, कौन, विद्युत, दूसरा सेल क्या आपका, विद्युत रासायनिक सेल, क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। तो देखिए इसको इस प्रकार समझिए कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे घड़ी के सेल, रिमोट के सेल, इस प्रकार समझ सकते। अब देखिए ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। देखिए इसके लिए भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हो आप, कि जैसे आप एक पात्र लेना, देखिए कांच का पात्र लो, इसमें क्या करो आप, लवण का विलयन लेके 2 छड़ लगा दो, इसमें क्या करोगे आप, लवण का विलयन लेके 2 छड़ लगा दो। इन दोनों को देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि विद्युत ऊर्जा किस प्रकार आप चेक कर सकते हो। तो देखिए इन दोनों को आप क्या करोगे, 2 तारों से जोड़ लो इस प्रकार से, ठीक, एक तार दूसरा तार। अब इन दोनों को 2 तारों से जोड़ लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए लवण जैसे NaCl ले लिया। अब देखियो इसको किसी करंट से प्रवाहित नहीं करना है। देखिए इसमें कुछ आपको देखेगा, क्या देखेगा कि आप इसको यदि मुंह के अंदर इनको टच नहीं करना है, अलग अलग स्थानों पे रखोगे तो आपको कुछ महसूस होगा, जैसे कि ये आपको नमकीन भी लग सकता है, थोड़ा हल्का सा शॉर्ट भी लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कोई आपको खतरा नहीं है। अब देखिए इस प्रकार से आप कहो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि आप जो है पंखे चला लें, बल्ब जला लें, तो इससे नहीं जलेगा। तो इस प्रकार आप देखिए श्रेणी क्रम में कई सेल लगा सकते हो। इस प्रकार से आप मान लो आपके पास 2-2 वाट के सेल बनने हैं, तो आपने 6 सेल लगा लिए, 10 वाट या 5 सेल लगा लिए श्रेणी क्रम में। कैसे, इस प्रकार से। तो यहाँ से ये लास्ट वाला वायर और ये लास्ट वाला वायर, और इनको इस प्रकार जोड़ दो। यहाँ से अगर आप
किसी एलईडी, जैसे आपने यहाँ से 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 3 वोल्ट का लगा लिया और आप यहाँ पर 1.5 वोल्ट की एलईडी लगा रहे हो तो जल जाएगी। इतनी बात समझ में आई? क्या बोला? रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से इस प्रकार को आप घरों में प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। यदि आप एक गिलास कांच का पात्र लोगे, इसमें NaCl का विलयन लेकर, NaCl मिल जाएगा, 2 छड़ लगा लेना इसमें, किसी भी धातु के, एक एल्यूमिनियम की ले लेना, जिंक, इन दोनों को एक करंट तार से मानकर मुंह में टच करोगे तो आपको ये पानी थोड़ा नमकीन लगेगा, और आप हटा दोगे तो नहीं लगेगा, इनको बाहर से टच करोगे तो नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार देखिए कोई अपक्रिया हो रही है तो वो क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो इसे क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए, विद्युत रासायनिक सेल, या इसको देखिए क्या कहते हैं, वोल्टीय सेल भी कहते हैं, या देखिए इसको गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? देखिए इस सेल को सबसे पहले वोल्टीय और गैल्वेनी ने बनाया था। इस सेल को क्या बनाया था? वोल्टीय या गैल्वेनी ने बनाया था, इसलिए इसको वोल्टीय या गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। ठीक, विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल या गैल्वेनी सेल यदि परिभाषा आती है तो क्या होता है, इस सेल को सबसे पहले वोल्टीय या गैल्वेनी ने बनाया था, इसलिए विद्युत, इसको वोल्टीय गैल्वेनी सेल या विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। तो यहां से पता चला वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब देखिए इसकी कार्यविधि देखेंगे, इसमें क्या होता है। देखिए गैल्वेनी सेल की कार्य विधि देखिए, आपने देखा होगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कांच का एक पात्र ही हो गया, एक दूसरा पात्र भी होता है। इसमें क्या होता है, कांच के 2 पात्र होते हैं जिनमें एक एक छड़ अलग अलग लगी हुई होती है। तो देखिए हमने इसमें एक छड़ लगा, एक इसमें लगा, ठीक। एक इसमें क्या, 2 कांच के पात्र हैं जिनमें अलग अलग एक एक छड़ लगी हुई है। इनमें से जैसे मान लो ये आपकी छड़ किसकी है, जिंक की, और ये छड़ किसकी है, कॉपर की। ठीक, इन दोनों में क्या होता है, एक इसमें 2 पात्र होते हैं और इसमें क्या है, अलग अलग एक एक छड़ लगी हुई है। इन दोनों छड़ किसकी, एक कॉपर, एक किसकी, जिंक की, एक किसकी, कॉपर की। अब क्या होता है कि जो जिंक की छड़ होती है और कॉपर की छड़ होती है, इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इसमें से एक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होती है, अभिक्रिया होती है, उसे एनोड कहते हैं। तो यहाँ पर Zn की छड़ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो इसे एनोड कहेंगे, और जिस पर अपचयन अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो यहाँ कॉपर की छड़ पर देखिए, अभी चेक करेंगे। ठीक, जब ये दोनों पे अलग अलग अभिक्रिया होती हैं तो यहाँ से 2 अर्ध सेल प्राप्त हो जाते हैं। क्या होता है, 2 अर्ध सेल प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं हम कि जो आपकी जिंक की छड़ है, इसको क्या करते हैं हम, Zn सल्फेट के विलयन में, और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 अर्ध सेल प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि इन दोनों को इस प्रकार, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दो जो आपकी धारा को नाप सके, और इस प्रकार तार से जोड़ देते हैं, और इसमें एक लवड़ ब्रिज डाल देते हैं जिसको लवड़ सेतु कहते हैं। इसमें भी एक लवड़ का विलयन भरा हुआ होता है। तो देखिए जब तक आपने जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट में डुबाए रखा था, जब तक क्या हो रहा, 2 अर्ध सेल प्राप्त हो रहे थे, आधा सेल। लेकिन जैसे ही आप इसकी एक तार से और एक लवड़ ब्रिज से जोड़ देते तो एक संपूर्ण सेल प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो आपका जो Zn है, Zn क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इस पर क्या हो रहा है,
ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस पे होती है? एनोड पर। लेकिन जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है इसका एनोड कैसा होता है? ऋणावेशित। तो यहाँ पर ये हो जाता है ऋणावेशित, और आपका जो कॉपर है वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो इस पे कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन। और अपचयन अभिक्रिया किस पे होती है? कैथोड पर। और कैथोड किसका होता है? एनोड के रूप में कार्य करता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल का जो कैथोड कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। तो यहां से देखिए आपको क्या समझ में आया? देखिए गैल्वेनिक सेल की कार्यविधि देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले इसमें 2 पात्र होते हैं, एक पात्र और दूसरा पात्र। इसमें 2 पात्र होते हैं जिनमें क्या होता है? 2 छड़ लगी होती हैं, एक और एक, 2 अलग अलग। और इसमें एक छड़ जिंक की होती है, एक कॉपर की होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रोड पर क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसे एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? फिर क्या करते हैं हमने क्या किया कि जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। तो क्या होता है? देखिए जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया जाता है। तो यहां से देखिए इसको हमने अभी बाद में जोड़ा, तो क्या है? एक आधा सेल और एक आधा सेल, 2 आधा सेल प्राप्त हो जाते हैं। फिर हमने क्या किया था? इन दोनों को इस प्रकार क्या किया? एक इसको बोलते हैं लवण वृक्ष या लवण सेतु कह लो। लवण वृक्ष और तारों से जोड़कर एक संपूर्ण सेल बन जाता है। संपूर्ण सेल बनने के बाद क्या होता है कि इसमें जो जिंक होता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकरण में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्राप्त कर रहा है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया एनोड पर होती है, लेकिन जो गैल्वेनिक सेल का एनोड होता है वो कैसा होता है? ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है, और Cu में अपचयित हो जाता है, मतलब इसका अपचयन हो जाता है। तो अपचयन हो रहा है, तो ये अपचयन किस पे होता है? कैथोड पर। लेकिन गैल्वेनिक सेल का कैथोड कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है? देखिए इतनी बात समझ में आई? इसको लिखोगे कैसे? इसमें 2 पात्र होते हैं जिनके अलग अलग पात्र में एक एक छड़ लगी होती है। इनमें से एक जिंक एक कॉपर की होती है, और इन दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसमें एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण उसे एनोड, और जिस पर अपचयन अभिक्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। इन दोनों छड़ों को जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं, तो 2 अर्ध सेल प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों अर्ध सेलों को एक लवण वृत्त और एक तार से जोड़ा जाता है, तो संपूर्ण सेल प्राप्त होता है। तो फिर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे इस पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने लगती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया एनोड पर होती है, लेकिन गैल्वेनिक सेल का क्या होता है? एनोड ऋणावेशित हो जाता है, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है। अपचयन मतलब अपचयित अभिक्रिया, तो ये कैथोड पर होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? गैल्वेनिक सेल का कैथोड धनावेशित हो जाता है। तो देखिए एनोड है ऋणावेशित हो गया, कैथोड है धनावेशित हो गया। ठीक, यहां से देखिए अभिक्रिया क्या निकल के आएगी आपकी? Zn प्लस Cu प्लस 2 एरो Zn प्लस 2 प्लस Cu। ठीक, तो देखिए यदि आप यहाँ पे इसमें देखिए 2 अर्ध सेल है, और दोनों अर्ध सेलों को मिला के क्या होता है? संपूर्ण सेल बनता है। और सेल आरेख आपका क्या होता है? सेल आरेख इस प्रकार होता है। ये आपका अर्ध सेल है, ये पूरा मिला के क्या हो गया? संपूर्ण सेल, यानी 2 अर्ध सेलों को मिला के एक संपूर्ण सेल बनता है। इस प्रकार सेल आरेख ये होता है। तो यहाँ से आपके सेल हो गए फिनिश। इसके बाद देखिए
इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी बात समझ में आई, इसको सब लिख लोगे, ठीक। देखिए इलेक्ट्रोड विभव, यदि आपको विद्युत अपनी सेल समझ में आया हो, रासायनिक सेल समझ में आया तो इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ जाएगा। देखिए अभी हमने क्या किया कि जैसे Zn की छड़ को किसमें डाला, Zn सल्फेट के विलयन में। तो देखिए क्या कह रहा हूं मैं कि जब किसी धातु की छड़ को किसमें, उसी के विलयन में डाला जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डाला जाता है, और हमने क्या किया, कॉपर की छड़ को किसमें डाला, कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो देखिए इसमें से क्या हुआ कि ये जो छड़ थी पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव हो गई, और ये कैसी थी, पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव हो गई। तो देखिए इलेक्ट्रो विभव किसे कहते हैं, क्या जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डाला जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डाला जाता है, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष क्या हो जाती है, धनावेशित, या फिर क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष कैसी हो जाती है, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। देखिए इसमें इसके सापेक्ष कैसी हो रही है, धनावेशित, इसके सापेक्ष कैसी हो रही है, ऋणावेशित। किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है कि विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे क्या होता है, छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। छड़ और विलयन के मध्य क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जैसे यानी एक वोल्टेज उत्पन्न होती है। जैसे अभी निकली थी आपने सीडी क्रम में जोड़ के एक एलईडी जलाई थी, तो एक विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे ही उसका क्या कहते हैं, मान इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे ई से व्यक्त करते हैं। इतनी बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डाला जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है, वह विभवांतर ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इसे ई से व्यक्त करते हैं। अब देखिए जैसे आप कह सकते हो कि जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में, अभी आपने इसको देखा है, जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिंक की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है, इसे ही Zn का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसके बाद आता है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए क्या होता है, ये क्या होता है, देखिए यानी किसी धातु की छड़ को जैसे आपने इसमें डाला तो ये विलयन कैसा है, एक मोलर धातु आयन का सांद्रण विलयन, लेकिन इसको एक निश्चित ताप पर, किस पर, निश्चित ताप बोले तो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर, ये धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया जाता है, एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में, एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में क्या किया जाता है, डाला जाता है एक मोलर, जिसमें एक मोल हो धातु आयन सांद्रता का विलयन, ठीक, सांद्रता एक मोलर मतलब जिसमें एक मोलर धातु आयन सांद्रता का विलयन का मतलब कौन जानता है, हमने पढ़ाया था आपको विलयन चैप्टर में क्या होता है, एक लीटर में क्या हो, एक मोल हो, उससे कहते हैं एक मोलर धातु आयन सांद्रता का विलयन। तो इसमें क्या करना है आपको, एक निश्चित ताप पर क्या करना है, एक छड़ को डालना है, कि किसी धातु की छड़ को एक निश्चित ताप पर अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डाला जाता है,
तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष क्या हो जाती है, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे क्या होता है, धातु की क्षण और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इसे ही उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। इसे ई नोट से व्यक्त करते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? किसी धातु की क्षण को मान लो ये कोई भी धातु है, धातु की क्षण को क्या किया जाता है, एक निश्चित ताप पर अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक मोलर धातुआन सांता के विलयन में क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य क्या एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न होता है। यह विभवांतर ही क्या होता है, उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। इसे ई नोट से व्यक्त करते हैं। देखिए इसमें एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि कॉपर की छड़ को, अभी हमने कॉपर की छड़ को क्या किया था, कॉपर की छड़ को मान लो डाल दो आप एक मोलर धातुआन सांता के विलयन में कितने 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो कॉपर, जब कॉपर की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक मोलर धातुआन सांता के विलयन में डाला जाता है, तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष कैसी हो जाती है, धनावेशित तो हो जाती है, जिससे क्या होता है, विलयन और छड़ के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर ही क्या कहलाता है, इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। किसका, कॉपर का। क्या बोला मैंने, जब कॉपर की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक मोलर धातुआन सांता के विलयन में डाला जाता है, तो कॉपर की छड़ और विलयन के मध्य एक सॉरी क्या बोला मैंने, जब कॉपर की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक मोलर धातुआन सांता के विलयन में डाला जाता है, तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है, जिससे कॉपर की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। उसे ही इसका मानक इलेक्ट्रॉन, उसे ही कॉपर का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। इसे ई नोट से व्यक्त करते हैं। अब देखिए आपने क्या समझा, देखिए सेल समझे, सेल के बाद इलेक्ट्रॉन विभव क्या, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा इनका मापन कैसे करते हैं, कैसे ज्ञात करोगे। और जो बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।